दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th। समझ रहा ना आप लोगों को? क्लास ये 10th है ना, 10th जो बिहार बोर्ड आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2025 में। और बिहार बोर्ड जो इंटरनेट पे आप लोग जो जारी किया है ना, उसी का एक क्वेश्चन आंसर है। ठीक है ना? क्लास 10th का है, साइंस है। और कौन है बाबू लोग? ये लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय नहीं है। ये 2 नंबरिया सिर्फ क्वेश्चन आप लोग को हम बनाए हैं। ठीक। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, तो आप लोग के लिए हर एक जो आपका जो बुक्स है या जो आपका मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड लॉन्च किया है उसको बनाया जाएगा। तो पहले 2 नंबरिया हम लोग क्वेश्चन चलिए हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पे कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। कमाल के बात समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है जो रेलवे होता है ना, रेलवे देखे ना, रेलवे रेलगाड़ी, तो आप देखो वहाँ पर सिग्नल समझते हैं ना, सिग्नल सिग्नल का मतलब क्या होता है? इशारा करना, संकेत करना। तो देखते हैं ना, संकेत करने के लिए तो ठीक है, जो वहाँ पे लागा रहता है ना वो लाल रंग का ही क्यों होता है। तो समझिए यहाँ पे कह रहा है, उत्तर में यहाँ पे कह रहा है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, प्रकीर्णन। अब सोचते होंगे इस प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है। तो देखिए प्रकीर्णन का मतलब होता है ना, छितराना, अलग होना। ठीक है ना? तो कह रहा है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ना, कोहरे कुहरे समझते हैं ना, जना हम लोग बोलते हैं धुंध, तो कुहरे और धुएं से सबसे कम होता है। यानी कह रहा है कि जो लाल रंग है वो कुहासा जो होता है या जो धुएं होता है, धुआं, उस धुआं में ये छितराता बड़ा कम है। ठीक है, इसलिए इसे दूर से देखने पर ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। पहले बात समझिए, सबसे मेन इसमें वर्ड का है आपका ये प्रकीर्णन वर्ड है। एक और है ना, इसका मतलब होता है छितराना। तो एक और है, रेलवे में लाल रंग का जो प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस रंग प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ना, कुहरे जो कुहासा होता है, क्या धुआं होता है, ठीक है, धुएं से सबसे कम होता है। तो जब बताइए कोई चीज़ छितराएगा नहीं, रास्ता में नहीं छितराएगा तो डायरेक्ट पास ना आएगा। तो ये रास्ता में छितराता तो रहता नहीं है, इसीलिए दूर से दिखाई देता है। नहीं तो इसका एक और नियम है, आप लिख सकते हैं कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि लाल रंग का त्रैंधर्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण जिसका जो विचलन है ना, विचलन है मतलब इधर उधर छितरा जाना, ठीक है, उस कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें दूर से ही दिखाई देता है। इसीलिए लाल रंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका यही आता है। सेम एक और क्वेश्चन इस पे आएगा कि खतरे के लिए लाल कपड़े का उपयोग क्यों किया जाता है ना, होता है खतरा के लिए, खतरा नहीं देता, कहीं खतरा लिखा रहता है तो उसमें लाल पेंट भी लिखा जाता है, क्या लाल कपड़ा लगा दिया जाता है। तो आप इसी के आधार पे आप उसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 2 कह रहा है कि हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के क्या कारण है। अब हीरा आप जानते हैं डायमंड, कह रहा है उसके अंदर परिवर्तन होने क्या, पूर्ण आंतरिक यानी पूर्ण रूप से उसके अंदर परिवर्तन होता है। परिवर्तन आप समझते हैं ना, परिवर्तन, हाँ, एगो अपवर्तन होता है, एगो परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब होता है बबुआ लोग, जैसे मानिए गेंद लेकर हम दीवार पर जब मारेंगे तो दीवार से टकरा कर फिर वापस आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं परावर्तन। ठीक है ना? अपवर्तन का मतलब होता है जैसे पानी में हम मानिए कोई चीज़ डालेंगे या गेंदा मारेंगे, डूबने वाला जो गेंदा मारेंगे तो वो फिर वहाँ से टकरा कर वापस नहीं आएगा, वो अंदर चला जाएगा। जैसे प्रकाश है तो प्रकाश हो गया, लाइट हो गया, जब हम कोई शीशा, पारदर्शी शीशा होगा, जब उसको मारेंगे तो इस पार से उस पार चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अब परिवर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा कर वापस लौट आना। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के क्या कारण है। तो देखिए उतना समय नहीं है कि आप लोग ज़्यादा डीपली दिया जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का है। जब आप लोग को चैप्टर वाइज कराया जाएगा ना, प्रत्येक चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा, आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो उसमें पूरा डीपली समझाया जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आप उत्तर इसका। कह रहा है कि हीरे का जो अपवर्तनांक है लगभग 2.42 होता है। लगभग माने समझिए सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही होता है, जो कि वायुमंडल की तुलना में बहुत अधिक होता है। अब जो वायुमंडल होता है ना, वायुमंडल में बहुत से गैस है, तो उन गैसों की तुलना में सबसे ज़्यादा किसका होता है? हीरा का होता है। यह अधिक अपवर्तनांक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की संभावना को बढ़ा देता है।
तो इसके बारे में हम लोग बाद में ज़्यादा डीपली समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 3 नंबर 3 कह रहा है कि फ्यूज के तार को 3 प्रमुख विशेषताओं के लिखे। यानी जो फ्यूज के तार होता है ना, जो देखिए ना घर के अंदर जो फ्यूज होता है उसमें जो तारवा लगाया गया है, तो उसे कह रहा है 3 प्रमुख विशेषता इसके बताना है। विशेषता कि इसमें क्या गुण है, इसका विशेषता मतलब कहते हैं उसका गुण के बारे में बताना है। तो यहाँ पे उत्तर कह रहा है कि फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। एग्जाम में जब भी जाएंगे ना तो बाबुआ लोग इसको ब्लैक से लिखिएगा, लाइनिया को ये भी लिखिएगा ब्लैक से। जो यहाँ से जो आप जो ये शुरू किए ना, ये पूरा ये लिखिएगा अपना, ये लिखिएगा टोटल लिखिएगा, ये लिखिएगा ब्लू से लिखिएगा ये टोटल। जो मेन मेन जो पॉइंट है इसको लिखिएगा आप लोग ब्लैक से लिखिएगा। उसके बाद जो लिखिएगा ये ब्लू से लिखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि उसकी गुण बताना है, विशेषता बताना है। तो फर्स्ट में यह कह रहा है उच्च प्रतिरोधकता। अब आप तो प्रतिरोध जानते हैं, यानी जब हम करंट जब होता है, जब किसी चालक से प्रवाहित होता है तो करंटवा को जो रोकता है ना, जो उसको डिस्टर्ब करता है, जो रोकने का काम करता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो फ्यूज के तार की प्रतिरोधकता अधिक होती है, यानी एक जो प्रतिरोधकता होता है ना, ये क्या होता है, अधिक होती है, जिससे यह अधिक गर्मी पैदा करता है और आसानी से पिघल भी जाता है। आप देखते होंगे घर के अंदर जब ज़्यादा लोड दिया जाता है, ओवरलोडिंग जब होता है तो तड़ाक से मारता है। क्या शॉर्ट सर्किट समझते ना, जो गर्म तार और ठंडा तार किसी कारण से आके आपस में सट जाता है तो उसी को हम बोलते हैं, कदी बोलते हैं हम उसको बोलते हैं लघु पतन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो क्या होता है, फट से पिघल जाता है। दूसरा करें यहाँ पे कम पिघलने का बिंदु। कम पिघलने का बिंदु, फ्यूज के तार का पिघलने का कम बिंदु होता है, जिससे यह आसानी से पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है। ये बताया ना, सर्किट को तोड़ देता है, यानी बहुत तेज़ी से क्या होता है, यह पिघल जाता है। आज जो भी आपको लघु पतन होता है वो क्या करता है, उसको धाय से खत्म कर देता है। 3 को रहा है उच्च तापमान प्रतिरोध, यानी उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर, और फिर उसको रोकना है। तो फ्यूज के तार उच्च तापमान प्रतिरोधी होते हैं, जिससे उच्च तापमान पर भी अपनी प्रतिरोधकता बनाए रखता है। अगर ज़्यादा भी टेम्परेचर होता है ना तो बेचारा उसको अंदर रोकने का क्षमता होता है, उसको रोक लेता है ना, रोकने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फिर हम लोग समझ लेते हैं। 4 नंबर 4 क्वेश्चन यह कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखे। ये सब चित्र वो बनाया जाएगा तो मजा आएगा, लेकिन चलिए हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखिए। उत्तर में यह कह रहा है कि दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, ठीक है, कह रहा है कि दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, हस्त माने हाथ होता है, तो अंगूठा का नियम यह कहता है कि यदि आप अपने हाथ की हथेली को, जो आपका हाथ है ना, हाथ दक्षिण हस्त जो आपका हाथ है दाहिना हाथ, उस हथेली को विद्युत धारा की दिशा में रखते हैं तो और अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में बढ़ाते हैं तो आपकी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो ये जो है आपको चित्र के साथ समझाया जाएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो जब इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा विद्युत धारा का, तो उस वक्त में आपको एकदम डीपली पढ़ाया जाएगा चित्र के साथ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन 5 कह रहा है कि पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के क्या लाभ है। अब पशु गोबर है, तो पशु जो जानवर होता है उन्हीं के गोबर से, और जीव अपशिष्ट यानी जो भी जीव होता है उनसे जो बेकार पदार्थ निकलता है, ठीक है, तो उससे बायोगैस, जिसको हम लोग बोलते हैं गोबर गैस, इसको हम नाम क्या है बायोगैस का, गोबर गैस, ठीक है ना, प्राप्त करने के लाभ बताना है, क्या लाभ है। तो यहाँ उत्तर में कह फर्स्ट में कि सबसे पहले कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसको हम कितना भी इस्तेमाल करेंगे ख़त्म होने वाला नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, जिसको इस्तेमाल किया जाए कभी ख़त्म ना हो। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, सूर्य हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो ये जो आपका जो यहाँ पे जो बायोगैस है क्या है आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि कम लागत, यानी इसमें पैसा कम लगता है, ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं होता है।
तीसरा यहाँ कर है प्रदूषण नियंत्रण, यानी में प्रदूषण के रोकथाम है। ये ज़्यादा प्रदूषण फैलाने का काम नहीं करता है, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण नहीं, यानी प्रदूषण को हम लोग रोक सकते हैं इसका उपयोग करके। चौथा कर रहा है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। अब बताइए, अब देखते नहीं ये लोग खादर ले आके छिड़ता है खेतानी में सब, तो का इन सब गोबर जो होता है, जितना भी गोबर निकलता है तो लोग क्या करता है, खादर छिड़ता है। तो जो बायो इससे इससे फायदा है, मैं जितना भी उससे निकलता है वो क्या होता है, सब वो जो मिट्टी होता है उसमें लेकर डाल दिया जाता है, तो मिट्टी में क्या होता है, उसका उर्वरता में वृद्धि होती है। पांचवा कर है जल प्रदूषण नियंत्रण, इससे जल प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ चैनल का नाम है EPCC सर, हमारा यूट्यूब आईडी है और हमारा इंस्टाग्राम आईडी ये सेम है। क्या है आपका, EPCC, जो यहाँ पे देखिए दिए है आपका यूट्यूब का ही लोगो है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हमारा फेसबुक जो प्रोफाइल है उसका नाम है इम्तियाज़ खान, इसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। आशा है आप लोग समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फिर। क्वेश्चन 6 को रहा है, यहाँ क्वेश्चन 6 को रहा है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। यानी घरेलू कर जो हम लोग घर के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं, विद्युत परिपथ में जो तार का इस्तेमाल करते हैं, ये कर है, इसको हम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, एगो श्रेणी क्रम होता है, एगो समानांतर क्रम होता है। तो ये सब आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि श्रेणी क्रम क्या है और समानांतर क्रम क्या है, ठीक है ना। तो एक और है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो क्या बोला है कि क्यों नहीं किया जाता है, तो सबसे पहले समझ लीजिए। एक और है वोल्टेज वितरण में समस्या, यानी जो वोल्टेज वितरण होता है ना, तो इसमें बड़ा समस्या होता है। वितरण समझते हैं ना, बांटना। तो थोड़ा चलिए आप लोग हिंट हम दे देते हैं कि ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। इसमें क्या होता है ना, जैसे मानिए एक प्रतिरोध है, इसको ऐसा कर दिया जाता है, फिर यहाँ से यहाँ खींचते हैं, फिर ऐसा कर दिया जाता है, फिर इसको खींचते हैं, फिर यहाँ से ऐसा कर दिया जाता है। यहाँ से ये जुड़ा रहता है, यहाँ पर ये बीच में जुड़ जाएगा, ये होता है पहला के दूसरा छोर है ना, दूसरा के पहला से जुड़ा रहता है। अब बताइए यहाँ से हम करंट देंगे तो इसमें पूरा ना चाहिए, इसको टोटल चाहिए, या आना समझ ना, यानी इसको टोटल चाहिए तो सबको बराबर मिलेगा जल्दी। अब बताइए एक नतिया खराब हो जाएगा तो इसका भी प्रॉब्लम, इसका भी प्रॉब्लम, अरे ना। तो चलिए अब उस समय डीपली बताया जाएगा। तो कह रहे वोल्टेज वितरण में समस्या, यानी वोल्टेज में होता है ना, जो वोल्टेज जो बढ़ता है उसमें प्रॉब्लम होता है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे एक उपकरण की विफलता से पूरा परिपथ बाधित होता है। तो आपको जस्ट क्या पता है कि इसमें से एक अगर खराब हो जाता है ना, तो पूरा क्या होता है, पूर्ण रूप से खत्म, यानी कोई काम नहीं कर पाता है। तीसरा कह रहा है कि ऊर्जा हानि अधिक होती है, इसमें जो एनर्जी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसको बोलते हैं ना ऊर्जा हानि, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। चौथा कह रहा है कि उपयोग की सुविधा में कमी। और तीसरा क्या कह रहा है कि चौथा कि हम जो उपयोग करते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं, तो उस सुविधा में भी कमी होता है। फिर यह कह रहा है पाँच में सुरक्षा की समस्या, और इसमें सुरक्षा की भी समस्या रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए फिर हम 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 7 कह रहा है कि पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फ़ायदे हैं। यानी जो पवन ऊर्जा होता है ना, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो कह रहे हैं फर्स्ट में कह रहा है शून्य प्रदूषण। अब शून्य प्रदूषण के मतलब हो गया साफ प्रदूषण नहीं। कह रहा है कि पवन ऊर्जा एक स्वच्छ और शून्य प्रदूषण वाली ऊर्जा स्रोत है। दूसरा कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों में कमी, यानी पवन ऊर्जा का उपयोग करके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। आप सोचते हैं कि सर ग्रीन हाउस गैस क्या है, नेक्स्ट समझेंगे। तीसरा कह रहे हैं यहाँ पे जल संरक्षण, ठीक है ना, जल संरक्षण समझते हैं ना, यानी पानी में बचाव, पानी का बचाव। यानी पवन ऊर्जा संयंत्रों में जल की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे जल संरक्षण में मदद मिलती है। अब बताइए जब हवा से हमें ऊर्जा का उत्पादन करना है तो उसमें जल की आवश्यकता पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, उसमें जल कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब इसमें हम जल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा जल बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बचेगा। फिर 4 कह रहा है कम लागत, यानी पवन ऊर्जा संयंत्रों की लागत समय के साथ कम होती है, होती जा रही है, यानी इसमें कम पैसा खर्च किया जाता है। अब 8 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 8 का होता है ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है।
और ज्वारीय ऊर्जा तो देखिए कह रहा है ज्वारीय ऊर्जा समुद्र के ज्वार भाटा की गति से उत्पन्न होती है। अब कहेंगे सर ज्वार भाटा क्या है, तो इस समुद्र में होता है। ठीक है, बताते थे समझ यहाँ पे। यह ऊर्जा समुद्र के पानी के ऊपर और नीचे की गति से प्राप्त की जाती है। जो समुद्र में जो पानी होता है ना, जो लहर होता है, जब ऊपर जाता है ना, ठीक है, उसको ज्वार कहा जाता है, और जो नीचे आता है उसको हम भाटा कहते हैं। तो समुद्र के जो पानी होता है ऊपर 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 जाना नीचे आना, उसी का बोलते हैं हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे 11, क्योंकि आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसीलिए डायरेक्ट 8 से 11 पे हम लोग चले आए। तो यहाँ पे कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण भी देना है। तो यहाँ पे उत्तर में कह रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, कथी का, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। और सोचेंगे सर कि अवक्षेप का मतलब क्या होता है, तो देखो जो पदार्थ जल में अविलय हो, यानी जो जल में नहीं घुलता है ना, जो जल में नहीं घुलता है उसी को हम बोलते हैं अवक्षेप। तो यही कह रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो समीकरण आप यहाँ पे देख लीजिए दिए हैं, Na सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जब ये दोनों अभिक्रिया किया है तो यहाँ क्या बना है, यहाँ बना है सिल्वर क्लोराइड और यहाँ फिर क्या बना है, सोडियम नाइट्रेट। ये आपको हिंदी जो लिखे आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी हटा के डायरेक्ट लिख लीजिएगा। आपको समझाने के लिए लिख दिए कि इसको हम क्या पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 समझ लेते हैं। 12 कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। मैंने कह रहा है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, क्या खाना में जो सब्जी हम बनाते हैं उसमें आयोडीन युक्त नमक का बोलते उपयोग करने के लिए इस सलाह क्यों दिया जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो उत्तर में कह रहा है कि आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होती है। आप देखें ना, गला में घेंघा रोग निकल जाता है तो आयोडीन कमी से होती है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग का सलाह दी जाती है ताकि घेंघा रोग ना हो। आप सोचते होंगे सर बड़े शॉर्टकट मार दिए, तो देखिए आप लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन है इसीलिए शॉर्टकट पढ़ाया जा रहा है। अब इसके डीपली अब जानिएगा 5 नंबर में, तो पता लगाएंगे कि घेंघा रोग क्यों होता है डीपली में। इसमें सब कहानी क्या आती है, थायराइड ग्रंथि और थायरोक्सिन हार्मोन्स। लेकिन आपका 2 नंबर के लिए वो एकदम आसान है, अपना याद कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे हमारा चैनल का नाम है EPCC सर, ठीक है, हमारा ये यूट्यूब आईडी है और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसको सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। और हमारा फेसबुक पर जो प्रोफाइल है हमारा इम्तियाज़ खान है, आप इसको फॉलो कीजिए। आप लोग फॉलो कीजिएगा तो टाइम से हम लोग आपके पास ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, तो हम लोग को अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में भी मन लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 कह रहा है कि मनुष्य के उदर में स्रावित होने वाले HCl अम्ल की कार्य पद्धति का वर्णन करें। मनुष्य के उदर समझते हैं, उदर मतलब पेट, ठीक है, जिसको हम अंदर के जो आमाशय होता है ना उसके अंदर बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो स्रावित होने वाले HCl जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोराइड जो होता है ना HCl अम्ल की कार्य पद्धति का वर्णन करें। यानी हमारे पेट के अंदर जो HCl है ना, इसका क्या काम है। तो ये कह रहा है सबसे पहले प्रोटीन पाचन, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं HCl प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। प्रोटीन क्या है बाबू लोग, विटामिन है, ठीक है ना। ये जब हमारे शरीर में जब जाता है ना तो इसको पचाने का काम ये करता है। 2 नंबर कर रहा है बैक्टीरिया और वायरस का विनाश, यानी हमारे शरीर में अगर खाना खाते समय, ठीक है ना, या किसी कारण से गाड़ी यहाँ कर रहे हैं डायरेक्ट मुँह में कीड़ा चला गया, या खाना खा रहे हैं, खाना के माध्यम से जब हमारे शरीर में कीटाणु अंदर चला जाता है लोग, तो हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है HCl उसमें मौजूद जो बैक्टीरिया और वायरस को मारने में मदद कर देता है। यानी जो भी हमारे पेट के अंदर चला जाता है ना तो उसको क्या कर देता है HCl, उसको उसमें मार कर ख़त्म कर देता है। तो क्या कर देता है, उसको मार कर इसमें ख़त्म कर देता है। तीसरा कर है पाचन एंजाइमों के सक्रिय करना, माने जो पाचन एंजाइम है ना, जो हम खाना खाते हैं उसे जो पचाता है उस एंजाइमों को सक्रिय करते नहीं, एक्टिवेट करता है यह, ठीक है ना। अगर पाचन एंजाइम जो अगर मलुआ जाता है तो ये बेचारा क्या करते हैं HCl क्या करता है, उसको एक्टिवेट करता है।
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। आप प्रत्येक एक उदाहरण दें। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। अब अंतर बोला है तो ज़्यादा लिखने से क्या फ़ायदा है, फिर भी ज़्यादा लिख दिया गया है। तो देखिए एक और है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले एक और है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल एकल बंध होते हैं और जिनमें हाइड्रोजन की अधिकतम मात्रा होती है। इनमें एकल बंध बंध समझ जैसे माने कार्बन हो गया तो 1 2 3 4, तो जो है ना इसको बोलते हैं हम लोग एकल बंध बोलते हैं। इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा। और समझ में आता है, इसको क्या बोलते हैं, एकल बंध बोलते हैं। इसमें एक बंध होता है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि इसका सामान्य सूत्र यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। उदाहरण में कह रहा है मेथेन CH4 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका गुण समझिए। गुण कहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन आमतौर पर रंगहीन, गंधहीन और जल में अघुलनशील होते हैं। तो रंगहीन माने जिसका कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन माने जिसका कोई गंध नहीं होता है, और ये जल में क्या होता है, अघुलनशील यानी जल में घुलता उलता नहीं है। अब समझते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एक या अधिक बंध होते हैं और जिनमें हाइड्रोजन की कम मात्रा होती है। अब इसमें हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है, कम। क्यों कि इसमें डबल बंध होता है ना, इसलिए इसमें एकल बंध भी आता है और डबल बंध भी आता है। अब इसका सामान्य सूत्र देखिए क्या है यहाँ पे। इसका सामान्य सूत्र दिया है CnH2n, इसका सामान्य सूत्र है। और चलिए हम लोग फिर यहाँ पे समझते हैं उदाहरण में कि C2H4 एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसका गुण कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आमतौर पर रंगहीन, ठीक है, और जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। माने ये भी रंगीन होता है और जल में ये भी अघुलनशील होता है, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा इसका जो प्रतिक्रियाशील है ना बहुत तेज होता है, ये अभिक्रिया में आगे आगे रहता है। 15वां क्वेश्चन समझते हैं। 15 कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें, ठीक है, और ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण भी दीजिए। मैंने कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, और इसमें फिर कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण भी देना है। तो ऐसा समझिए यहाँ पे आंसर कह रहा है संयोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। आपको परिभाषा पहले से याद होगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या बोला है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल जाएगा और मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेगा। तो इसका देखिए कह रहा है ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए, दिया है 2Na+Cl2+2NaCl। इसमें लिख दिए हुए कि इस अभिक्रिया में सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्पादन होता है। माने जब यह अभिक्रिया होता है ना, इसको जब इसको दोनों को मिलाया जाता है तो ये प्राप्त होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें से ऊष्मा निकलता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, ऊष्माक्षेपी। चलिए हम लोग क्वेश्चन 16 समझते हैं। यह 16 कह रहा है क्वेश्चन सिरका क्या है, इसके उपयोग को बताइए। तो ये कह रहा है कि सिरका एक तरल पदार्थ है जो मुख्यतः किण्वन की प्रक्रिया से बनाया जाता है, ठीक है ना, किण्वन की प्रक्रिया से बनाया जाता है। यह मुख्य रूप से एसिड और पानी का मिश्रण होता है, ठीक है ना। सिरका में क्या कर रहा है, एक तरल पदार्थ है और किण्वन की क्या होता है, प्रक्रिया से बनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, एसिड होता है और पानी का मिश्रण होता है। इसका उपयोग हम लोग समझ लेते हैं। उपयोग में कह रहा है खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अगर खाना का स्वाद बढ़ाना है तो इस सिरका का उपयोग किया जाता है। संरक्षण, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैंने कोई खाद्य पदार्थ होता है ना तो इसको डाल दिया जाता है तो समझिए कि उस क्या रहता है, वो संरक्षण रहता है, वो बचा रहता है, खराब नहीं होता है। फिर कह रहा है मारिनेशन, मांस और सब्जी को नरम बनाने में, यानी जो मांस मछली होता है ना, बोले मांस हो गया, जो सब्जी हो गया उसको नरम रखना है, ये डाल दिया जाता है ना, तो क्या होता है वो सब
सब्जी का होता है नरम रहता है वह। चलिए क्वेश्चन 17 समझते हैं। एस्टीकरण की क्रिया किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा समझाइए। तो कह रहा है जब अल्कोहल और अम्ल अपक्रिया करके एस्टर और जल बनाते हैं तो इस अपक्रिया को एस्टीकरण अपक्रिया कहा जाता है। मानी कह रहा है ना, जब अल्कोहल समझते हैं, अल्कोहल को बोलते हैं दारू। तो जब अल्कोहल को और अम्ल को जब मिला दिया जाता है ना, तो इसे मिलाने के बाद में एस्टर बनता है और जल बनता है। तो इन्हीं अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एस्टीकरण अपक्रिया कहते हैं। जो आपको यहाँ पे इसका समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए, CH3COOH प्लस, यहाँ पे ये भी लिख दिया है और ये भी लिख दिया गया है, ये भी लिख दिया गया है। तो ये हो गया आपका अम्ल और ये हो गया अल्कोहल, दोनों के प्लस को मिला रहा है। और जब दोनों मिलाया गया तो यहाँ पर निर्माण क्या हो रहा है, आपको एस्टर हो रहा है और प्लस यहाँ पे जल हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट समझते हैं आपको 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। सिंचाई समझते हैं ना, पानी उनी पटाना, उसी को सिंचाई बोला जाता है। तो ये कह रहा है ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। तो ये कह रहा है कि ड्रिप सिंचाई व्यवस्था एक आधुनिक सिंचाई तकनीक है। माने अभी जो प्रेजेंट टाइम है, जो प्रेजेंट समय समझते हैं ना, जो अभी समय चल रहा है उसको आधुनिक बोला जाता है। तो आधुनिक सिंचाई तकनीक है जिसमें पौधों की जड़ों पर पानी बूंद बूंद करके डाला जाता है। ये पानी की बचत करने और पौधों को उचित नमी प्रदान करने की एक प्रभावी विधि है। ये क्या कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो पौधा होता है ना, वो पौधे के जड़ों पर पानी बूंद बूंद करके क्या होता है, डाला जाता है। ये पानी की बचत करने और पौधों को उचित नमी प्रदान करने की प्रभावी विधि है। तो बात सही है। अब बूंद बूंद से पानी जब डालेंगे जड़ में तो पानी बचबे करेगा, और जहाँ पानी डालेंगे वहाँ तो नमी रहे करेगा। नमी समझते हैं ना, नमी, नमी का मतलब होता है जहाँ गीला पानी का मन असर हो, उसी बोलते हैं नमी। एक ही समझते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि आमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है। हम पता है ना, आमाशय जो हम आमाशय क्या है, मेरे पेट के जो अंदर के जो पेट होता है ना, उसी को आमाशय बोलते हैं। हमारा पेट दो होता है, वो अंदर का पेट, वो बाहर का पेट। तो अंदर के पेट को आमाशय बोलते हैं। तो कह रहा है आमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है, उसमें जो रस होता है ना उसकी क्या भूमिका है। तो कह रहे हैं आमाशय में पाचक रस भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह रस आमाशय की दीवारों से स्रावित होते हैं और भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ने में मदद करते हैं ताकि शरीर पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर सके। एक हो रहा है ना कि आमाशय में जो पाचक रस है ना, वो भोजन के पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माने भोजन को पचाने में, जो भी हम खाना खाते हैं तो भोजन को पचबे नहीं करता है। ये बात थोड़ी ना कि हम जैसे खाते हैं वैसे ही जाके टॉयलेट में मार देते हैं। वो मशीन में जाता है तो पिसा जाता है, तब बेचारा निकलता है, तभी तो वो पचता है। तो कहते भूमिका निभाता है। यह रस आमाशय की दीवारों से स्रावित होता है, उसे जो दीवार होता है ना, उसी दीवार से क्या होता है, निकलता है और भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ने में मदद करते हैं ताकि शरीर के पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर सकें। चलिए 22 नंबर समझते हैं। मोबाइल भी चार्ज नहीं है, 12% है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है कि मछली, केंचुआ, मच्छर और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखे। मैंने इन जो नाम बताए ना, मछली के, केंचुआ के, मच्छर के और मनुष्य के, इनके मुख्य श्वसन अंगों के नाम कर लिखने के लिए। तो देख लीजिए श्वसन, मछली के क्या होता है आपका गिल्स, केंचुआ क्या होता है त्वचा, मच्छर के क्या होता है श्वसन नालिका, ठीक है, और मनुष्य क्या होता है तब फेफड़ा। बड़ा बच्चा संगे पूछ लिया जाए किसी बच्चा से, बताओ बाबू हम क्या चीज़ से सांस लेते हैं, तो लड़का सब जब देता है सर नकिया से लेते हैं। रे बबुआ लो, नकिया हमारा एक अति एक रास्ता है ना, फेफड़ा से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए भाई लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट है, यह चैनल क्या है हमारा EPCC सर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम ID हमारा यही है। आप लोग से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हमारा फेसबुक जो प्रोफाइल है यहाँ पे क्या इम्तियाज़ खान है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको फॉलो कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचरण क्या है। यानी हम लोग जो मनुष्य है ना, मनुष्य वही कह रहा है द्विगुण परिसंचरण क्या है। तो कहता मनुष्य में रक्त समझते ना, खून का द्विगुण परिसंचरण का तात्पर्य है कि रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। हृदय समझ लो ना, हमारे दिल है, दिल से 2 बार ही गुजरता है, एक बार फेफड़े की ओर और दूसरी बार पूरे शरीर की ओर। तो जब फेफड़ा के पास जाता है ना रक्त हमारा,
तो वहाँ शुद्ध रहता है, और जब फेफड़ा से जाता है ना तो वहाँ से रक्त लेकर आता है तो वो शुद्ध होता है। तो एक बार कब, जब हमारे दिल से एक बार फेफड़ा के पास जाता है यहाँ तक, और दूसरी बार क्या होता है पूरे शरीर में क्या करता है, दिल से पूरे शरीर तक फैलाने का काम करता है कौन, धमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि डायलिसिस का सिद्धांत क्या है। तो कह रहा है डायलिसिस एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किडनी, जिसको हम गुर्दे बोलते हैं, किडनी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और रक्त से अपशिष्ट पदार्थ, विषाक्त पदार्थ और अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटाने की आवश्यकता होती है। कह रहा है ना, जब किडनी है ना, किडनी जब किडनी ठीक से काम नहीं कर पाता है और हमारे ब्लड में, खून में जब अपशिष्ट पदार्थ माने बेकार पदार्थ और विषाक्त पदार्थ यानी जहरीला पदार्थ, ठीक है, जब उसमें क्या होता है चला जाता है, तो वो चला जाता है हमारे रक्त में, अपशिष्ट पदार्थ विषाक्त पदार्थ हो जाता है, इसका अतिरिक्त तरल पदार्थ हो जाता है। तो इसी को हटाने के लिए हम डायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन सिस्टम, ना बोलते हैं न्यूरॉन, उसी को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तो कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से बना होता है। क्या चीज़ बना होता है, मस्तिष्क से, रीढ़ की हड्डी से और तंत्रिकाओं से बना होता है। ये आपके सोचने, महसूस करने और आपके शरीर की गतिविधियों के कई पहलुओं को नियंत्रित करता है। कौन, तंत्रिका तंत्र। देखते हैं ना, कभी हमारे शरीर में कोई भी मच्छर बढ़ जाता है, चबाक से हम लोग मारते हैं तो हम लोग को कैसे पता लगता है, तो यही हम लोग को सूचना देता है। अरे समझे ना। और ये आपको चलने, बोलने, निगलने, सांस लेने और सीखने जैसे चीज़ों को करने की अनुमति देता है, यानी पूरे बॉडी कंट्रोल यही करता है बाबू लोग। यही सब बोलता है, हाथ हिलावा, गोड़ हिलावा, जो करना है सो कीजिए, ये हमारा कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं 26 नंबर। 26 कह रहा है कि मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोग के नाम लिखे। और मनुष्य में लैंगिक संचारित रोग, समझते ना, सेक्सुअल माने सेक्स के माध्यम से जो बीमारी लोगों में पकड़ता है ना, उसके नाम लिखना है। तो कह रहे हैं मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोग वो रोग होते हैं जो मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंधों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जब आदमी सेक्सुअल रिलेशन जब बनाता है और जब वो असुरक्षित यानी बिना प्रोटेक्शन के, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। और जब फैलते हैं तो कौन कौन सी बीमारी फैलते हैं, तो एड्स सबसे खतरनाक बीमारी, इसका कोई अभी इलाज नहीं है। सिफिलिस, गोनोरिया, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, लैंप, स्कैबिज। अब सोचते हैं कि सर इसके बारे में डीपली बताइए, तो इसके लिए सबका वीडियो अलग अलग बनाना पड़ेगा कि सिफिलिस बीमारी क्या है, गोनोरिया क्या है, एड्स क्या है, क्यों होता है, ठीक है ना, इसका लक्षण क्या है, इस सबका इस अलग अलग वीडियो बनेगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। 27 को रहा है कि समजात अंग और समरूप अंग से आप क्या समझते हैं। तो समजात में देखिए क्या कर रहे हैं, वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। एक और है ना कि संरचना समझते हैं ना, बनावट, डिजाइन, इसका जो बनावट है ना, जो डिजाइन है और जो इसका जो उत्पत्ति है, ये समान होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो काम है, जो तरीका है, वो अलग हो जाता है। जैसे हम लोग के आदमी को देखो, जैसे दो लड़का के जितना भी बॉडी है, हाथ सब एक जैसा है, लेकिन उनको काम करने का तरीका कहती है अलग है। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दे रहा है, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद। अब बाजू मानो हम लोग का हाथ, तो देखिए हम लोग का हाथ कौन सा काम करता है, और जो गाय के जो अग्रपाद होता है, हम लोग को अगला जो दोनों पैर होता है, वो किस काम के लिए होता है, दिख रहे हैं ना। फिर यहाँ कर मेढक के अग्रपाद तथा पक्षी के पंख, इनका जो रचना है ना, जो बनावट है, उस समान है, लेकिन इनका काम क्या है, अलग अलग है। अब समरूप समझिए। समरूप कर यहाँ पे वे अंग होते हैं जिनकी संरचना या बनावट अलग होती है लेकिन उनका कार्य समान होता है। अब इसके उल्टा इसमें कह रहा है कि इसके जो बनावट है, डिजाइन, जो संरचना है, ये क्या होती है, ये अलग होता है, अलग, ये समान नहीं होता, अलग होता है, लेकिन इसका जो काम है ना, वो समान होता है।
भले बनावट अलग होगा, संरचना बोली क्या बनावट बोली अलग होगा, लेकिन इसका जो काम है कहती है ये एक होता है। जैसे कह रहे तितली के पंख तथा पक्षी के पंख आदि कार्य में समान है, परंतु उत्पत्ति में भिन्न है। जब चित्र देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। पहले ही आपको बता दिए है कि जब इसके चैप्टर पढ़ाया जाएगा पूरा, तो आप लोग को पूरा चित्र के साथ समझाया जाएगा। तो एक और है तितली के पंख और पक्षी के पंख आदि कार्य में समान है। पंख की दोनों का उड़ने के लिए, लेकिन जो बनाया गया है, इनका जो डिजाइन है, जो संरचना है क्या है, वो अलग है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 28 को रहा है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। पोषी स्तर समझते हैं ना, है श्रृंखला। जैसे मानिए घास हो गया, फिर बकरी उसको खाएगी, या उस बकरी को फिर बाघ खाएगा, ये सब हो गया पोषी स्तर। ठीक है ना। तो कहते हैं क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। बताओ, जब सब जीव खत्म हो जाएगा तो बहुत ही कहानी खतरनाक हो जाएगा। तो उत्तर समझिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देते हैं तो परिस्थिति संतुलन बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। यानी जो हमारा जो परिस्थिति है, जो वायुमंडल है, जो पर्यावरण है, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, वो गड़बड़ा जाएगा। अब जैसे में क्या का विनाश होगा तो समझिए। फर्स्ट में क्या करें यहाँ पे, भोजन श्रृंखला का विनाश, यानी जो भोजन श्रृंखला का जो सिस्टम वो खराब हो जाएगा। जैसे मानिए जब हिरन नहीं रहेगी, बकरी नहीं रहेगी, जो शाकाहारी सब नहीं रहेगी, तो फिर घास जंगल का होगा, दिने पे दिन बढ़ता चला जाएगा। अगर मानते हैं कि अगर बकरा बकरी रहेगी और बाघ शेर नहीं रहेगा तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा, तो फिर पेड़ पौधा घास उस नहीं रह पाएगा। हर समय ना, तो जब इस सब कुछ खत्म हो जाएगा तो घबरा ही जाएगा। दूसरा कह रहे हैं यहाँ परिस्थिति संतुलन का विनाश, यानी विनाश हो जाएगा। तीसरा कह रहा है भोजन की कमी, भोजन में कमी हो जाएगा। चौथा कह रहा है आर्थिक प्रभाव और स्वास्थ्य प्रभाव, इस सब में प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो आप लोग से मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि मेरा जो चैनल है यहाँ पे ईपीसीसी सर, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा यूट्यूब आईडी है और हमारा इंस्टाग्राम भी आईडी है। और यहाँ पे जो इम्तियाज़ खान है, ये हमारा फेसबुक प्रोफाइल है, आप लोग इसको फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग को लॉन्ग बनाया जाएगा। जिन जिन भाइयों को लॉन्ग सब्जेक्टिव चाहिए वो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो आप लोगों को सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।